हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 3। 2 यूनिट में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, जिसके नोट्स और लेक्चर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे और नोट्स आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, तो आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और कोई भी कन्फ्यूजन हुआ करे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इसमें टोटल 5 या 6 चैप्टर्स हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी, ये 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। पहले हम बेसिक समझेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, फिर इसके हम टाइप्स देखेंगे, देन हम समझेंगे ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, आपने ये चीज़ सुनी तो होगी, आपने पढ़ी भी होगी, अब तक कई बार पढ़ी होगी कि इम्यून सिस्टम क्या रहता है, वही हमारी इम्यूनिटी होती है। तो इम्यून सिस्टम क्या रहता है, बेसिकली हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी एक नेचुरल आप बोल सकते हो कि हमारी बॉडी जो है डिफेंस प्रोवाइड करती है। बाहर से जो वायरस बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो उनसे हमारी बॉडी को बचाती है ना। एक तरह की आप बोल सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, आर्मी है पहले से। तो बाहर से अगर कोई भी दुश्मन हमारी बॉडी के अंदर जाता है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो जो आर्मी होती है वो क्या उससे लड़ेगी, उनको फिनिश करेगी, उनको मारेगी, उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी। तो इम्यून सिस्टम क्या है, एक तरह का हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि वायरस बैक्टीरिया और अन्य प्रकार के जो हमारे पैथोजेंस होते हैं तो उनके खिलाफ जो है लड़ता है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। चलिए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभी बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया शॉर्ट में। तो इंट्रोडक्शन है, जो इम्यूनिटी वर्ड है तो वो हमारा डिस्क्राइब करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, है ना, कि डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो ये होती है हमारी इम्यूनिटी। इट इंडिकेट्स लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिजीजेस आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड वंस। इम्यूनिटी बेसिकली क्या है, किस तरीके से काम करती है कि मान लीजिए कोई वायरस है, एक वायरस है जो हमारी बॉडी के अंदर गया, ये हमारी बॉडी के अंदर गया, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन है जो हमारी बॉडी के अंदर गया। इसके बाद क्या होगा कि ये वायरस जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर पहुंचेगा तो हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी सिस्टम रहता है, जो इम्यून सिस्टम रहता है, तो वो क्या एंटीबॉडी बनाने लगता है। और एंटीबॉडी क्या करती है कि इस वायरस को जो है खत्म कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना। तो हमारी बॉडी में इस टाइम पे ये जो पूरी प्रोसेस हुई है वायरस को फिनिश करने की, तो इस टाइम पे क्या हमारी बॉडी जो है उससे इम्यून हो गई। अब फ्यूचर में क्या है, जब भी ये वायरस फिर दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी दोबारा से नहीं बनाएगी, हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी इस वायरस से लड़ने के लिए, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारी बॉडी है वो क्या है, इम्यून हो जाती है ना, किसी भी एक पैथोजन के अगेंस्ट में। तो जो इम्यूनिटी होती है वो क्या है, एक लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करती है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में, जब वो एक बार हो जाती है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू फॉरेन सब्सटेंसेस एंड माइक्रोब्स। तो इम्यूनिटी के एक तरह की एबिलिटी होती है जो क्या है, फॉरेन जो सब्सटेंस रहते हैं, जो माइक्रोब्स, पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उनको क्या रोकती है, उनके खिलाफ क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें, द इम्यून सिस्टम इंक्लूड सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी इम्यूनिटी। तो इम्यून सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, कुछ हमारे ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इम्यून सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि मतलब बंदूक लेके कोई सोल्जर खड़े हुए हैं। तो बेसिकली क्या होता है इम्यून सिस्टम, कि उसमें कुछ हमारी ऐसी सेल्स होती हैं, कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होती हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो उनसे क्या लड़ते हैं, है ना। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि इम्यून सिस्टम में क्या कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। तो ये होता है हमारा इम्यूनिटी का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें, एक और हमारा टर्म रहता है जिसको हम बोलते हैं इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स क्या रहता है, ए कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स ऑफ दीज सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स टू फॉरेन सब्सटेंसेस। कि जब क्या है, जो इम्यून सिस्टम रहता है तो उसमें क्या हमारे सेल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ये सेल्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो ये क्या आपस में कोऑर्डिनेट करके, आपस में मिलके जब भी फॉरेन सब्सटेंस वगैरह को रोकते हैं, है ना, तो हम इसे बोलते हैं इम्यून रेस्पॉन्स। कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रेस्पॉन्स दे रहा है। और रेस्पॉन्स कैसे दे रहा है कि जब सेल और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या आपस में मिलके किसी बाहर के बैक्टीरिया, पैथोजन को रोकते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं हमारी बॉडी क्या इम्यून रेस्पॉन्स दे रही है। तो ये क्या एक बेसिक सा टर्म है जो आपको याद रखना है। और एक और पॉइंट की इसमें हम बात करें कि हमारी जो इम्यून सिस्टम रहता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है। तो प्राइमरी फंक्शन रहता है कि हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करना माइक्रोबियल इन्फेक्शंस और जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उनसे, कि जो पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें इन्फेक्ट करते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें इन्फेक्ट करते हैं,
तो उनके अगेंस्ट में क्या है, डिफेंस प्रोवाइड करना, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ये क्या एक प्राइमरी फंक्शन रहता है इम्यून सिस्टम का। समझ में आ गया आपके में। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें एक और देखते हैं। ड्यूरिंग द इम्यून रेस्पॉन्स द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइजिंग द फॉरेन सब्सटेंसेस। इम्यून रेस्पॉन्स में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी में क्या कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो इम्यून सिस्टम का सबसे पहला काम क्या होगा कि उस फॉरेन सब्सटेंस को जो है रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी को हार्म करने वाली चीज़ है या फिर फायदा पहुंचाने वाली चीज़ है। तो जैसे क्या है, फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर पहुंचेगा जो हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं होता है। फॉरेन सब्सटेंस का मतलब क्या रहता है, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, वो क्या है बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद हो, नुकसानदायक हो, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर का पार्ट नहीं है, वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसको हम फॉरेन सब्सटेंस बोलेंगे। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो बॉडी क्या है, सबके लिए सेम ही तरीके से काम करती है। तो कोई भी जो फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर गया है, तो सबसे पहला काम रहेगा इम्यून सिस्टम का कि उसको जो है पहचानना, उसको रिकॉग्नाइज करना। जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, कोई फंजाई हो गया, तो इस तरह का कोई फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो सबसे पहले वो क्या उसको रिकॉग्नाइज करेगा। देन क्या होता है कि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है, दो तरीके से काम करेगा। उसने रिकॉग्नाइज तो कर लिया है ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो है कोई पैथोजन आ चुका है। देन इसके बाद क्या है, वो डिफेंस जो है प्रोवाइड करेगा। तो कैसे करेगा, ये दो टाइप का डिफेंस सिस्टम होता है। एक रहता है नॉन स्पेसिफिक, इनेट या न्यूट्रल इम्यूनिटी। ये तीन नाम होते हैं, या तो हम इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं, या फिर इसे इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, या फिर इसे न्यूट्रल इम्यूनिटी बोलते हैं। सेकंड होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनमें से तीनों में से कोई भी नाम आए तो आप कंफ्यूज मत होना, जैसे तीन नामों से जानते हैं ऐसे ही पहले वाले को तीन नाम से जानते हैं। चलिए इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो रहती है, तो वो तो क्या है, इसमें तीन टाइप होते हैं। एक तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी, एक रेशियल इम्यूनिटी और एक स्पीसीज इम्यूनिटी। ऐसे जो हमारा सेकंड टाइप रहता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तो इसमें दो टाइप के रहते हैं, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। ऐसे इसमें तीन कैटेगराइज और हो जाते हैं। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी रहती है तो इसमें एक तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी, दूसरा इसमें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होगी। ऐसे ही इसमें पैसिव इम्यूनिटी में एक तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होगी, सेकंड हमारी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इस तरीके से क्या है कैटेगराइज करना है आपको, ये चार्ट ध्यान रखना है ताकि आपको याद हो जाए इजी तरीके से। अब हम एक एक करके देखेंगे। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन स्पेसिफिक, इनेट या फिर न्यूट्रल इम्यूनिटी। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो इम्यूनिटी रहती है ये क्या है, जन्म के टाइम से ही होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो पैदा होते हैं ना, तो वो क्या कुछ डिजीज के अगेंस्ट में पहले से ही इम्यून होते हैं, कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर टाइप की डिजीज होती हैं, वायरस बैक्टीरिया होते हैं, जब उनकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो पहले से ही उनके प्रति इम्यून होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये क्या है, जन्म से ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड रहता है ये क्या है, हमारी बॉडी के जो जीन्स रहते हैं या फिर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहते हैं तो उनके स्ट्रक्चर पर आधारित होती है ना, तो ये क्या उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है। थर्ड हम पॉइंट की बात करें कि ये क्या इंडिपेंडेंट होती है किसी भी प्रीवियस एक्सपोजर ऑफ एंटीजेंस, है ना, कि एक तो मतलब क्या रहता है कि हमारे जन्म से ही है जो इम्यूनिटी है, तो ऐसा तो है नहीं कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन वायरस बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है देन हमारी बॉडी क्या इम्यून होती है उसके प्रति, तो ऐसा नहीं है। ये क्या हमारी बॉडी में पहले से इम्यूनिटी होती है, जब हम पैदा होते हैं तभी से इम्यून होती है। सभी में नहीं होती है, कुछ मतलब पर्टिकुलर ऐसे लोग होते हैं जो तो वो क्या है बचपन से इम्यून होते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में। ओके, तो इसमें क्या है, जो एंटीजन रहता है, जो वायरस बैक्टीरिया रहता है, उसका कोई रोल नहीं है ना बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। तो ये क्या है कि इंडिपेंडेंट इम्यूनिटी होती है प्रीवियस एक्सपोजर टू एंटीजेंस, है ना। तो एंटीजेंस की वजह से, यानी एंटीजेंस क्या होते हैं, वायरस बैक्टीरिया पैथोजेंस, इन्हीं को हम क्या है एंटीजेंस बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब क्या हमारी बॉडी के अंदर एंटीजेंस जाते हैं और तब हमारी बॉडी इम्यून होती है, तो वो हमारी अलग होती है, वो हमारी स्पेसिफिक एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। लेकिन ये जो हमारी नॉन स्पेसिफिक इनेट न्यूट्रल इम्यूनिटी होती है, तो ये क्या है जन्म से हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो इसमें कोई एंटीजेंस का लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोवाइड्स जनरल रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, है ना। तो इसका मतलब होता है कि ये किसी स्पेशल पैथोजेंस के खिलाफ क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती है। ऐसे नहीं है कि एक स्पेशल टाइप का मतलब कोई बैक्टीरिया है तो उसी के अगेंस्ट में ये क्या डिफेंस प्रोवाइड करेगा इम्यून सिस्टम, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है सभी कुछ पर्टिकुलर टाइप के कुछ बैक्टीरिया या फिर पर्टिकुलर टाइप के कुछ पैथोजेंस, तो इसमें क्या है बहुत सारे मतलब एंटीजेंस आ जाते हैं, तो उन सभी के खिलाफ क्या एक बेसिक सा मतलब एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के नहीं बल्कि सभी के लिए क्या एक जनरल सा एक डिफेंस प्रोवाइड करती है, तो इतना आपको याद रखना है।
अब हम नॉन स्पेसिफिक इन्नेट या न्यूट्रल इम्यूनिटी के टाइप्स की बात करें तो इसमें पहला था इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इसका मतलब रहता है कि कोई एक ही जाति या प्रजाति के जो, मान लीजिए कि कोई एक ही स्पीसीज है, ह्यूमंस की हम बात कर लें कि एक स्पीसीज के अलग अलग जो लोग होते हैं, यानी अलग अलग हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो उन सभी में क्या है, इन्फेक्शन से बचने की जो क्षमता रहती है वो अलग अलग रहती है। ओके, कि ऐसा नहीं है कि मतलब मान लीजिए कि हम इंसानों की ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो 10 लोग हैं तो दोनों में क्या एक जैसी क्षमता होगी रोगों से लड़ने की, ऐसा नहीं होगा। उन 10 के 10 लोगों में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होगी, डिजीज से लड़ने की जो क्षमता होगी, वो अलग अलग होगी, है ना। तो ये रहता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग इम्यूनिटी रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। जेनेटिक बेसिस की हम बात करें तो जो होमोजाइगस जो जुड़वा बच्चे रहते हैं, होमोजाइगस का मतलब रहता है कि जिनके अंदर एक जैसे जीन है, और हेट्रोजाइगस होता है जिनके अंदर अलग अलग टाइप के जीन्स हैं। तो अगर होमोजाइगस अगर जुड़वा बच्चे हैं तो वो क्या एक जैसा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे किसी एक डिजीज के अगेंस्ट में। ओके, लेकिन जो हेट्रोजाइगस जिसका मतलब है कि जिनमें अलग अलग जीन्स हैं तो वो क्या एक जैसा रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो सेम जीन के जो बच्चे होंगे तो वो क्या एक जैसा करेंगे, और अलग अलग जीन्स के जो बच्चे होंगे जुड़वा वो क्या अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो अलग अलग मतलब उनका डिफेंस जो मैकेनिज्म है वो काम करेगा, एक जैसा काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल की हम बात करें, डिफरेंट रेस्पॉन्सेज टू टीबी अमंग इंडिविजुअल्स। तो जो अलग अलग जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो टीबी के अगेंस्ट में वो क्या अलग अलग रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग होंगे उनको क्या टीबी के ज्यादा साइन और सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, कुछ जो लोग होंगे उन्हें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, है ना। तो जो बॉडी होती है वो क्या अलग अलग तरीके से इम्यून जो रेस्पॉन्स है वो जनरेट करती है हर एक इंडिविजुअल के लिए। तो ये होती है हमारी इंडिविजुअल इम्यूनिटी। और ये जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी है तो इसमें क्या है, हम इन्नेट की बात कर रहे हैं कि जो जन्म से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है तो वो किस तरीके से काम करती है। तो हर एक इंडिविजुअल में क्या है अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर सेम जीन्स के होंगे तब तो एक ही तरह काम करेगी, अलग अलग जीन्स होंगे तो अलग अलग तरीके से काम करेगी। चलिए, सेकंड जो इसमें टाइप आता है वो रहता है रेशियल इम्यूनिटी। इसमें क्या रहता है, जैसे कोई एक सेम स्पीसीज है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की हम बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है, मान लीजिए कोई एक डिजीज है जैसे कि टीबी है या फिर कोई मतलब अन्य कोई डिजीज है, तो एक डिजीज के प्रति एक ही स्पीसीज के जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं तो उनकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम रहता है तो वो क्या अलग अलग रेस्पॉन्स देता है। यानी एक बीमारी के अगेंस्ट में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स का जो इम्यून रेस्पॉन्स रहेगा तो वो क्या अलग अलग रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। 10 लोग हैं तो 10 लोगों में एक इंसान होगा तो उसका जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो अलग होगा टीबी के अगेंस्ट में, दूसरा जो इंडिविजुअल होगा उसका अलग रेस्पॉन्स होगा, तीसरा जो इंडिविजुअल होगा उसका अलग रेस्पॉन्स होगा, है ना। तो किसी एक स्पीसीज के जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, अलग अलग इंसानों की हम बात करें तो अलग अलग जो इंसान होते हैं तो उन सभी का जो इम्यून सिस्टम होगा वह क्या अलग अलग तरीके से काम करेगा किसी एक डिजीज के अगेंस्ट में। ओके, जेनेटिक बेसिस की हम बात करें, सर्टेन रेसेज हैव इवॉल्व स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो किसी एक स्पीसीज के अंदर कुछ अलग अलग जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, है ना, तो उनमें क्या रहता है कि कोई एक जो स्पेसिफिक डिजीज होती है या इन्फेक्शन रहता है तो उसके खिलाफ क्या है जो रेजिस्टेंस या जो प्रतिरोध रहता है, उनके खिलाफ क्या है जो रेजिस्टेंस या फिर जो प्रोटेक्शन रहती है तो वो क्या डेवलप हो चुकी होती है ना, जेनेटिकली। कि मान लीजिए ये हमारे कोई इंसान है, ठीक है, एक ये इंसान हो गया, एक ये इंसान हो गया, एक ये इंसान हो गया, है ना। तो ये 3 इंसान है, तो इसमें से क्या है कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, तो इनमें क्या है जन्म के ही तौर पे मतलब जेनेटिकली क्या है, इनमें कुछ मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें जेनेटिकली जन्म के समय ही क्या है कुछ ऐसी इम्यूनिटी इनके अंदर पहले से ही बन जाती है जो कि स्पेसिफिक किसी डिजीज के अगेंस्ट में काम करती है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो अलग अलग तरीके से काम करेगी, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं उनमें कि वो क्या है जब वो पैदा होते हैं तो जेनेटिकली उनमें क्या है ऐसी इम्यूनिटी पहले से ही प्रेजेंट होती है, डेवलप हो चुकी होती है ऑलरेडी, कि जब क्या है उन्हें कोई भी स्पेसिफिक डिजीज, जैसे हम टीबी की अभी बात कर रहे थे, तो टीबी के अगेंस्ट में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें क्या है जेनेटिकली पहले से ही जो है इम्यून होके आते हैं वो, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्या है उसके अगेंस्ट में मतलब रेस्पॉन्स तो देता है उनका इम्यून सिस्टम, लेकिन अलग तरीके से देता है, ज़्यादा देता है, किसी का कम देता है, और कुछ होते हैं जो क्या है पहले से ही इम्यून होते हैं। तो ये क्या है जेनेटिक्स की वजह से रहता है। ओके, तो ये मतलब सिंपल सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। अभी तो क्या हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया हमारा एल्जेरियन शीप रेजिस्ट एंथ्रेक्स
पीपल विद सिकल सेल ट्रेट रजिस्ट मलेरिया। तो जो एल्जीरियन शीप रहती है तो ये क्या है, पहले से ही रजिस्ट होती है, यानी मजबूत होती है पहले से ही उसका सामना करने के लिए। किसका सामना करने के लिए? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का, है ना। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया क्या करता है कि जो एल्जीरियन जो शीप रहती हैं, भेड़ बकरियां रहती हैं, तो उनमें क्या एक मतलब संक्रामक रोग है क्या, इन्फेक्शन जो है कॉज करता है। तो जो एल्जीरियन शीप रहती है तो ये पहले से रजिस्ट होती है इसके अगेंस्ट में। ओके, इसी तरीके से जो ऐसे लोग होते हैं जो क्या सिकल सेल की ट्रेट उनकी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक डिजीज होती है। तो जब वो इंसान में हो जाती है, तो यहाँ पे होने की बात नहीं हो रही है कि जो सिकल सेल जो डिजीज है वो इंसान के अंदर होती नहीं है, लेकिन क्या है उसके कुछ ट्रेट मतलब कुछ उसके लक्षण जैसे क्या उनकी बॉडी, उनके जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या है प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये क्या है प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है जो मलेरिया रहता है ना, अगेंस्ट में क्या है ये चीज काम करती है। तो जो अल्जीरियन शीप रहती हैं तो वो क्या है एंथ्रेक्स के अगेंस्ट में मजबूत होती हैं। ऐसे क्या है जो लोग होते हैं जिनमें सिकल सेल के ट्रेट्स होते हैं तो वो क्या है मलेरिया के अगेंस्ट में मजबूत होते हैं, डिफेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, इम्यून होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। चलिए दूसरा टाइप हो गया हमारा रेशियल इम्यूनिटी वाला। स्पीसीज इम्यूनिटी की हम बात करें जो कि हमारा थर्ड है, तो कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। तो स्पीसीज इम्यूनिटी में क्या रहता है कि जो इम्यून रेस्पॉन्स रहता है तो वो सभी इंडिविजुअल्स या सभी मेंबर्स में क्या एक जैसा रहता है ना, कि हर जो इंसान होगा वो क्या एक जैसा इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। जेनेटिक बेसिस की बात करें तो सही तरीके से तो हमें नहीं पता है कि मतलब क्या इसका जेनेटिक बेसिस रहता है, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल और जो बायोकेमिकल जो डिफरेंसेज रहते हैं तो ये क्या एक रीजन हम मान सकते हैं जिसकी वजह से क्या रहता है कि हर जो इंडिविजुअल है वो एक जैसा रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो बैसिलस एंथ्रेसिस इन्फेक्ट्स ह्यूमन बट नॉट चिकन्स। ओके, तो जो एंथ्रेक्स जो बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया रहता है तो ये क्या करता है ह्यूमंस को तो इन्फेक्ट करता है लेकिन चिकन्स को नहीं करता है। तो इसका मतलब हो गया कि बायोलॉजिकल या फिर हम बोल सकते हैं बायोकेमिकल या जो फिजियोलॉजिकल जो डिफरेंस रहते हैं स्पीसीज के बीच में, तो उनकी वजह से क्या रहता है कि ये जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो हमें दिखता है अलग अलग स्पीसीज में, है ना। तो चिकन्स को तो इन्फेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एक जैसी उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, बायोकेमिकल डिफरेंसेज हैं, लेकिन ह्यूमंस को करता है। तो ये क्या इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो अगर ये तीनों जो टाइप्स हैं इनको मैं आपको एक सिंगल लाइन में बताऊं तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी रेफर्स टू इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, रेशियल इम्यूनिटी वेरीज अमंग डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स विद इन अ स्पीसीज, and species immunity is the collective immunity shared by all members of a species against specific pathogens or condition। ओके, तो तीनों में क्या एक बेसिक सा डिफरेंस रहता है। तो यहाँ हमने टाइप्स देख लिए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं आया करो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, शर्माने वाली बात नहीं है। अब वो मैकेनिज्म की हम बात करते हैं कि जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी रहती है तो वो काम कैसे करती है ना, किस तरह का उसका मैकेनिज्म रहता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है इसका जो मैकेनिज्म रहता है। देखिए जो नॉन स्पेसिफिक रहता है तो ये हमारे जन्म से ही होती है इम्यूनिटी, इसलिए ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप से प्रेजेंट रहती है ना, अलग अलग तरीके से काम करती है और अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होती है ना। स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे तभी आपको क्या एक बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो इम्यूनिटी रहती है तो ये क्या है एपिथेलियल सर्फेसेज पे प्रेजेंट रहती है। एपिथेलियल मतलब स्किन वगैरह के ऊपर, है ना। तो सबसे पहला इसमें पार्ट रहता है स्किन। अब ये जो स्किन रहती है तो ये क्या एक तरह से बैरियर का काम करती है। अब बैरियर की तरह काम करती है तो इसमें क्या रहता है कि ये क्या मतलब स्वेट वगैरह रिलीज करती है। जो हमारी स्किन रहती है पसीना वगैरह आता है, और पसीना कैसे आता है, सेबेसियस ग्लैंड होती है वहाँ पे प्रेजेंट, वही क्या है स्वेट को रिलीज करती है ना। तो ये जो स्वेट रहता है तो ये क्या है नेचर में बैक्टीरियोसाइडल रहता है ना, कि जो कुछ स्पेशल टाइप के हमारे ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारी स्किन पे जाते हैं तो ये क्या स्वेट की वजह से मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, है ना। तो एक तरह से क्या है बैरियर का काम कर रही है ना, बैरियर का काम कर रही है। तो ये क्या है एक तरह की इम्यूनिटी होगी जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। सेकंड रहता है रेसिडेंस फ्लोरा प्रिवेंट पैथोजन कॉलोनाइजेशन। तो रेजिडेंस फ्लोरा क्या होते हैं कि कुछ हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर यानी बॉडी के कुछ खास हिस्सों में पहले से ही हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, है ना। जैसे कि हमारी स्किन हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। तो कुछ हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या है यहाँ पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जब क्या है बाहर से हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी मतलब जाता है, कोई भी पैथोजन वगैरह एंटर करता है तो हमारी बॉडी बेस्ट तो उससे डिफेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन ये जो पहले से जो प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है ना, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या है उनसे लड़ने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी की तरफ से लड़ते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो ये जो होते हैं रेजिडेंस फ्लोरा, तो ये क्या करते हैं, पैथोजन का कॉलोनाइजेशन होने से रोकते हैं। जैसे कि पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं ना, तो अपनी कॉलोनीज बनाने लग जाते हैं बॉडी के अंदर जाके। तो ये जो हमारे पहले से प्रेजेंट होने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या इनके कॉलोनाइजेशन को होने से रोकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारी स्किन रहती है, जो कि हमारा एक तरह का बैरियर का काम करती है, तो वो मतलब एक तरह से इम्यूनिटी का पार्ट हो गई। सेकंड हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो जिसमें क्या है, म्यूकस हो गया, सीलिया ट्रैप हो गया। तो ये क्या रहता है, म्यूकस क्या काम करता है कि कोई भी हमारी बैक्टीरिया वगैरह पैथोजन हमारी नोज के थ्रू हमारे लंग्स में जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे क्या है, म्यूकस रहता है और सीलिया वगैरह रहती है, तो वो क्या है, उसे ट्रैप कर लेता है ना, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, और फिर बाद में क्या उनको एक्सपेल कर देता है, हमारी बॉडी के अंदर से एक्सपेल आउट कर देता है, उनको निकाल देता है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ हमारे मैक्रोफेजेस, अब मैक्रोफेजेस क्या रहते हैं, बेसिकली कुछ हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं कि जो भी फॉरेन जो पार्टिकल होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू अंदर जाता है, तो उसको क्या है, अपने अंदर समा लेते हैं। तो इस तरीके से भी काम करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, तो वो भी क्या एक तरह से इम्यून सिस्टम का ही पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या रहता है कि सलाइवा रहता है। तो सलाइवा क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या रोकता है ना। इसके अलावा जो स्टमक एसिड रहता है, तो वो क्या बैक्टीरिया को किल करता है। नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा रहता है, तो ये क्या है, पैथोजन के कॉलोनाइजेशन को होने से रोकता है। तो ये भी क्या इम्यून सिस्टम का पार्ट हो गया। नेक्स्ट रहता है कंजक्टिवा। तो जो टीयर्स रहते हैं, तो इनमें क्या एक एंजाइम रहता है जिसे हम लाइसोजाइम बोलते हैं। तो ये क्या है, बैक्टीरियाज को किल करता है जब भी हमारी आंख के अंदर जाते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जन्म से जो इम्यूनिटी रहती है, तो वो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ऐसा नहीं है कोई स्पेशल टाइप का हमारे अंदर फीचर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये सारी चीज़ें रहती हैं जो क्या डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग भी होती हैं, एक जैसी भी होती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रहता है जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, तो जैसे यूरिन रहता है, तो वो क्या बैक्टीरिया को फ्लश आउट करता है, बाहर निकाल देता है। तो जैसे क्या वजाइना या पेनिस के थ्रू जब पैथोजन अंदर जाते हैं, तो सीमन और जो वजाइनल पीएच रहता है, तो वो क्या करता है, उनको किल कर देता है। तो ये भी चीज़ होती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। तो ब्लड होता है, टिश्यू होता है, तो इनमें क्या एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम होता है, इसमें प्रोपेरिडिन, बीटा लाइसिन, इंटरफेरोन्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट एंड बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये सारे सब्सटेंस क्या है, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड और टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी क्या है, बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, उनको किल करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किल्स पैथोजन्स इन ब्लड एंड टिश्यूज। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब ब्लड और टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या है, पैथोजन्स को किल करती हैं। ओके, और ये क्या एक पूरा सिस्टम होता है, ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही किल करने लगी है, एक सिस्टमेटिक वे में होता है। नेक्स्ट इसमें आता है सेलुलर फैक्टर्स। तो सेलुलर फैक्टर्स में क्या है, पहला रहेगा फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में क्या रहता है, बेसिकली कि हमारी बॉडी के अंदर क्या न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस यानी व्हाइट ब्लड सेल्स रहती हैं। तो ये क्या करते हैं, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो उसको क्या करती हैं कि उसमें कुछ स्टेजेस में वो उसे किल करती हैं। जैसे कीमोटैक्सिस होगा, फिर अटैचमेंट होगा, फिर इंजेक्शन होगा, है ना, और फिर क्या उसकी किलिंग होगी। तो इस तरीके से क्या है कि स्टेज में एक सिस्टमेटिक वे में क्या उनको किल किया जाएगा। तो इसे हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, है ना। तो हमारा एक सेलुलर फैक्टर हो गया। सेकंड रहता है नेचुरल किलर सेल्स। ओके, तो ये क्या करते हैं, बेसिकली जो ट्यूमर और जो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स रहती हैं, तो उनको टारगेट करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिनको हम एन के सेल्स बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा इन्फ्लामेशन। ओके, तो इन्फ्लामेशन होना भी क्या रहता है, एक तरह से हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। तो जब भी क्या इन्फ्लामेशन होती है, तो इन्फ्लामेशन क्यों होती है कि जब भी कोई टिश्यू में क्या इंजरी हो जाती है ना, पैथोजेंस की वजह से, तो वहाँ पे क्या इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है ना। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या रहता है कि जो वेस्कुलर जो परमेबिलिटी रहती है और जो सेलुलर इनफिल्ट्रेशन रहता है, वो क्या बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से क्या रहता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं या फिर कोई पैथोजेंस होते हैं, तो वो क्या है, फाइब्रिन जो बैरियर रहता है उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, एंड ट्रैप हो जाते हैं, है ना। तो इन्फ्लामेशन होना भी क्या है, बॉडी के लिए सही रहता है, एक तरह से डिफेंस का ही वो काम करता है। नेक्स्ट आता है फीवर। बॉडी का जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है फीवर के टाइम पे, तो ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। इसके अलावा जो इंटरफेरोन का जो प्रोडक्शन रहता है, इसको भी स्टिमुलेट कर देता है, जिससे क्या वायरल इन्फेक्शन में रिकवरी जल्दी होती है हमारी बॉडी की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर क्या है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो किल करता ही है, साथ में क्या है, इंटरफेरोन्स के स्टिमुलेट करके उनका प्रोडक्शन क्या है, बढ़ा देता है। और इंटरफेरोन्स क्या करते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन रहता है, तो उसको जो है ट्रीट करते हैं। एक इसमें सबसे आखिरी आता है एक्यूट फेज प्रोटीन्स। ओके, एक्यूट फेज प्रोटीन्स क्या होती हैं,
तो एक्यूट फेज प्रोटीन्स क्या है, बेसिकली एक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो क्या है हमारी जो बॉडी जो रेस्पॉन्स करती है ना, जो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है, तो उसमें क्या है उसी का हिस्सा होती हैं, है ना, उसी में वो मदद करती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, जब कोई इंजरी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये जो एक्यूट फेज प्रोटीन्स होती हैं तो ये क्या है उसके प्रति रेस्पॉन्स को इंक्रीज कर देती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके, इसमें क्या है सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं, CRP जिसे हम बोलते हैं, एक होती है मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन्स, है ना। तो ये दो टाइप की प्रोटीन क्या है एक्यूट फेज प्रोटीन्स में रहती हैं। ये क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जिससे क्या इन्फ्लामेशन होता है और टिश्यू रिपेयर में हेल्प मिलती है हमारी बॉडी को, है ना। और बेसिकली ये जो प्रोटीन्स होती हैं तो ये क्या है बॉडी को एक्टिवेट कर देती हैं और इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज कर देती हैं जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर करता है। ओके, तो ये क्या है हमारा यहाँ पे आके जो नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी है, तो वो यहाँ पे आके हमारा फिनिश हो चुका है। उसके टाइप हमने देख लिए, होता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो पहला जो टाइप है वो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा स्पेसिफिक एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी आएगा, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।